चेहरों पे मुस्कुराहटें जरूर हैं, पर अंदर खाने एक सुलगता ज्वालामुखी है। साफ है कि उत्तराखंड बीजेपी में इस समय सब कुछ ठीक तो नहीं है। एक तरफ टीम धामी है तो दूसरी तरफ नाराज नेताओं का तेजी से बढ़ता कुनबा और पूरे सियासी भूचाल का एपिसेंटर बन चुके हैं गदरपुर से लगातार गदर मचा रहे कद्दावर अरविंद पांडे। वही अरविंद पांडे जो अपनी सरकार या कहें कि मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले बैठे हैं। जमावड़ा भी मजबूत है जो साथ खड़ा है एकदम कंधे से कंधा मिलाकर। पांडे के घर पहुंचे पहले मोदी शाह के सबसे करीबी रत्नों में शुमार सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, और फिर सख्त छवि वाले पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बस यहीं से शुरू हो गई चर्चाओं की सुनामी। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी में अंदर खाने कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या 2027 से पहले पार्टी दो खेमों में बंट रही है? क्या गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं की राजनीति फिर सिर उठाने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के भीतर अब खुली बगावत की पटकथा लिखी जा रही है? और आज बात होगी बीजेपी के अंदर मचे उसी घमासान की, रील वाली राजनीति की, और उस सिस्टम की जहां नियम सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए हैं, वीआईपी के लिए नहीं। उत्तराखंड बीजेपी में अंदर खाने ही सही पर कुछ बड़ा पक रहा है, जिसकी राजनीतिक सुगंध आजकल सियासी फिजाओं में खूब तैर रही है। राजनीतिक खिचड़ी में तड़का लगा पूर्व मंत्री और कद्दावर भाजपा विधायक अरविंद पांडे के घर पर हुई हाई प्रोफाइल मुलाकातों के बाद अब भले ये मुलाकातें उत्तराखंड के तराई में हुई हों, लेकिन राजनीतिक पारा हाई है गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं का। अरविंद पांडे पिछले काफी समय से अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी उधम सिंह नगर में किसान की आत्महत्या के बाद पुलिस पर उठे सवालों से, जिस पर अरविंद पांडे ने अपनी ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर सीबीआई जांच की मांग कर दी थी। लेकिन किसान की आत्महत्या की आवाज उठाना अरविंद पांडे को ही भारी पड़ गया और प्रशासन ने एक के बाद एक मामलों में अरविंद पांडे सहित उनके परिवार और उनके नजदीकियों की घेराबंदी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई आरोप अरविंद पांडे के ऊपर लगने लगे, लेकिन भाजपा विधायक अरविंद पांडे इसके बाद शांत होकर बैठने की बजाय और ज्यादा ताकत के साथ मुखर हो गए। अरविंद पांडे के समर्थक ये आरोप लगाने लगे कि पांडे की राजनीति को समाप्त करने की कोशिश बीजेपी का ही एक बड़ा धड़ा देहरादून से संचालित होकर उधम सिंह नगर के नेताओं के कंधों का इस्तेमाल करके कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के भी कई नेता अरविंद पांडे के खिलाफ खोलकर बोल रहे हैं। बीजेपी के एक नेता ने तो मुख्यमंत्री धामी की खटीमा में हुई हार का कारण भी अरविंद पांडे को बता दिया। अब न जाने कौन से सलाहकार हैं जो खटीमा की हार का दोषी कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बताते हैं, कभी हरीश रावत को, कभी अरविंद पांडे को। एक सलाहकार समिति तो देश के एक सबसे तेज चैनल के पत्रकार को भी 2022 की हार का दोषी मानती है, जिसकी कीमत उक्त पत्रकार को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर चुकानी पड़ी। खैर, इन सब खींचतान और आरोप प्रत्यारोप के बीच अरविंद पांडे अपने रुख पर अड़े हैं। सवाल यही है कि क्या कुमाऊं में, खासतौर पर तराई में, अरविंद पांडे को किनारे लगाना क्या इतना आसान है? जवाब है कि आज के भाजपाई ग्राफ के गिरते दौर में तो कतई नहीं, क्योंकि अरविंद पांडे सिर्फ एक विधायक नहीं है, बल्कि तराई में अपना बड़ा जबरदस्त वर्चस्व रखते हैं। उनकी नाराजगी को मोल लेना भाजपा के लिए अच्छा संकेत तो नहीं है, खासतौर पर उधम सिंह नगर जैसे बड़े जिले में, जहां विधानसभा की 9 सीटें हैं और उनमें से 6 सीटों पर पांडे का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। ऐसे में सरकार से नाराज दिखाई दे रहे अरविंद पांडे से मिलने गढ़वाल सांसद और दिल्ली के ताकतवर नेताओं में शुमार अनिल बलूनी उनके आवास पर पहुंचे तो राजनीतिक पारा चढ़ गया। अनिल बलूनी के तुरंत बाद ही सख्त मिजाज पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अरविंद पांडे से मुलाकात करने पहुंचे। इन मुलाकातों के बाद एक तरफ के जानकारों का मानना है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले अरविंद पांडे को शांत करने की कोशिश इन दो नेताओं के माध्यम से बीजेपी आला कमान ने की है। दूसरी तरफा राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों बड़े नेताओं ने पांडे के घर पहुंचकर यह जता दिया कि अरविंद पांडे अकेले तो नहीं हैं। सभी ने इन मुलाकातों को अलग अलग नजरिए से देखा।
त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बयानों में सरकार को बचाते हुए तो दिखाई दिए, जो आमतौर पर बड़े नेता करते ही हैं। पुलिस से लेकर प्रशासन के रवैये को उन्होंने कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया, जिसको लेकर भाजपा विधायक अरविंद पांडे शुरुआत से ही तीखे तेवर अपनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं। तीसरा पक्ष इन मुलाकातों के सियासी मायने भी लगा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा के अंदर नाराज नेताओं का एक बड़ा धड़ा बन चुका है। अरविंद पांडे से मुलाकात के बाद दोनों सांसदों ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन महामंत्री से एक बैठक भी की, जिसके बाद कयास ये भी लगाए गए कि पार्टी के अंदर मचे घमासान को शांत करने की ये कोशिश पर है। लेकिन भाजपा का विशेष धड़ा शायद ये चाहता ही नहीं कि सब कुछ इतनी आसानी से शांत हो सके। इसलिए अरविंद पांडे से मिलने वाले बलूनी और त्रिवेंद्र को भाजपा के कुमाऊं के स्थानीय नेताओं ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। किसी ने भाजपा के इन असली धुरंधरों को कालीचरण बताया, तो किसी ने शिखंडी, तो किसी नासमझ नेता ने इन दोनों बड़े नेताओं को पार्टी से निकालने की बात तक कह डाली। अब एक तरफ उत्तराखंड प्रदेश के भाजपाई लोकल चाणक्य इन मुलाकातों को शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, सब कुछ ठीक करने के लिए डिनर डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश काम्बोज ने भाजपा के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद ही कभी किसी स्थानीय नेता ने अपने ही बड़े नेताओं के लिए बोला है। खुद ही सुनिए और फैसला भी खुद ही कीजिए इस शब्दावली पर। 4 साल तक त्रिवेंद्र रावत जी ने किसी भी कार्यकर्ता से कभी ना मिलना और मौज मस्ती लेनी, कार्यकर्ताओं का दमन करना, हम जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर बिजली विभाग के कभी किसी एसटीएफ के मुकदमे होना। दूसरी बात, बलूनी जी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर, अब तो पद्म विभूषण से सम्मानित, इनके पिताजी हैं, इनके गुरुजी हैं। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी लोकसभा में, बलूनी को कहा भी अपनी लोकसभा में कार्यकर्ताओं का देखो परिक्रमा देश के गृह मंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से कम करो। गदरपुर विधानसभा में अरविंद पांडे जैसा आदमी जिसके ऊपर 30-40 मुकदमे हो, इसी त्रिवेंद्र सिंह सरकार में त्रिवेंद्र जी ने मूर्ति देवी हत्याकांड में 302 जैसे मुकदमों को वापस ले लिया। परसों बलूनी जी आए, कल त्रिवेंद्र रावत जी आप आए। ये बताओ पांडे के यहाँ कौन सा ऐसा कार्यक्रम था? कोई शादी थी, ब्याह था, कोई पाठ था, कोई गृह प्रवेश था? त्रिवेंद्र जी और बलूनी जी अब आप समझ लो, अपना अपना क्षेत्र देखो। ये उधम सिंह नगर में सुरेश कंबोज कह रहा है, ये कई दिनों से अरविंद पांडे इस बात को कह रहा है कि अब तो आर पार की होगी, तो हम भी तैयार। तुम तो कह रहे हो, हम कह रहे हैं आर पार की ही होगी। 2027 के चुनाव से पहले जिस दिन तुम्हारी मर्जी हो बता देना, हम ये आर पार तो हम ही करने के लिए तैयार बैठे हैं। त्रिवेंद्र जी तुम्हें छटपटाहट ये है कि भाई ये हमारा जूनियर क्यों बन गया? बलूनी जी तुम मुख्यमंत्री के बनने पैराशूट आदमी की इस उत्तराखंड में जरूरत नहीं है। अपने दिल्ली में रहते हो, तुम उत्तराखंड में पैदा हुए हो, दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में जाके अपना काम करो। गढ़वाल के दो बड़े और शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं पर इस तरह की टिप्पणी करना एक बार फिर भाजपा के अंदर गढ़वाल और कुमाऊं की राजनीति का नया अध्याय शुरू कर रहा है। गढ़वाल के दो बड़े नेताओं पर टिप्पणी के बाद उनके समर्थकों में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि उत्तराखंड भाजपा के अंदर ये सब किसके इशारे और शय पर चल रहा है? बीते दिनों पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके भगत सिंह कोश्यारी ने भी अनिल बलूनी को लेकर एक ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी और अब भाजपा के स्थानीय नेता अरविंद पांडे के बहाने ही सही पर गढ़वाल के इन दो बड़े नेताओं की घेराबंदी कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्या गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति में बढ़ती भाजपा 2027 में इसका खामियाजा भुगतेगी या इसको समय रहते लोकल चाणक्य संभाल पाएंगे? क्योंकि उत्तराखंड भाजपा की जिम्मेदारी तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के ही जिम्मे है। खैर, भट्ट जी के लिए दुविधा सिर्फ गढ़वाल ही नहीं बल्कि कुमाऊं के भीतर भी है। कारण साफ कि ऐसा नहीं कि कुमाऊं में सब ठीक ही है, वहां भी भाजपा के कई नेता इस समय नाराज दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस दौरे के बाद हालात सुधरेंगे या भाजपा का गिरता ग्राफ अभी और गिरेगा, जिसके रंग आने वाले समय में दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के मद्देनजर अस्थायी राजधानी देहरादून की सड़कों को पोस्टरों और बैनरों से पाटा,
जिसमें जानकर या फिर अनजाने में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी को तमाम पोस्टर से गायब कर दिया गया। वो आने वाले दौर की कड़वाहट को बयां करने के लिए काफी है। भले अब बहाना कुछ भी बने, पर राजनीति में पोस्टर और उन पर चमकने वाले चेहरे कई रंग छोड़ते हैं, कहीं गहरे तो कहीं हल्के। इस वाले पोस्टर की कहानी हल्के रंगों की है। खैर, राजनीतिक रंगों से इतर कुछ अन्य खबरों की तरफ भी नजर दौड़ाए चलते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के दौरे पर रहे, लेकिन उनके दौरे के पहले ही दिन जिस तरह कुछ घटनाएं सामने आई वो बीजेपी की कथनी और करनी का फर्क साफ बताती हैं। एक तरफ सरकार ने आदेश दिया कि बीते रोज ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, क्योंकि इससे जनता को परेशानी होती है। सही भी है, ये एक अच्छा कदम है, अच्छा फैसला है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिसकी तारीफ होनी ही चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब बारी खुद की आती है तो वहीं सरकारी नियम यूं ही भुला दिए जाते हैं। सब सरकारी अधिकारी हाथ बांधे यूं ही खड़े रह जाते हैं। अब देखिए ना, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 3 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के दौरान उनके स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क ही मंच सजाकर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। घंटों रास्ता बंद रहा, मतलब आम जनता के लिए कानूनी नियम लागू, अपने लिए कुछ नहीं। मानो भाजपा सरकार कह रही हो कि कानून सिर्फ आम जनता के लिए है। रेड लाइट पर जनता रुकेगी, लाइन में जनता लगेगी, कागज जनता दिखाएगी, टैक्स भी जनता ही भरेगी, नियमों की पूरी किताब सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए ही छपेगी। छूट का सर्टिफिकेट सिर्फ नेताओं और वीआईपी के लिए ही है। इनके लिए सायरन वाली गाड़ी रेड लाइट तोड़े तो ड्यूटी है, नेता का बेटा नियम तोड़े तो मामूली गलती है, अफसर फाइल दबाएं तो कार्य करने की प्रक्रिया है। प्रतीत ये होने लगा है कि वकील इनका, जज इनका, सिस्टम इनका, सजा सिर्फ कमजोर को। 1000 करोड़ का घोटाला समझौता बन जाता है, 100 रुपए की चोरी पर हथकड़ी लग जाती है। हालातों को देखो तो यही लगने लगा है कि प्रधानमंत्री कोई भी अपील करें उसका पालन सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही करना है। माननीयों का इसमें कोई रोल नहीं। अब एक और कथनी और करने का अंतर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की तेल बचाने की अपील की कैसे भाजपा ने ही बढ़िया वाली बखिया उधेड़ कर रख दी। जीता जागता सबूत देख लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले भाजपा द्वारा कहा गया कि उनके काफिले में सीमित गाड़ियां होंगी, लेकिन जैसे ही वो हवाई अड्डे से बाहर आए तो सब दावे हवा हवाई। कहा तो तय था कि 5 गाड़ियां होंगी, लेकिन नेताओं ने चेहरा दिखाने की होड़ में 35 गाड़ियों का काफिला बना दिया और विश्व गुरु की अपील को यूं ही गड्ढे में डाल दिया। मानो प्रधानमंत्री की अपील से उनके ही भाजपाइयों का कोई लेना न देना नहीं। जहां तक था वहां तक रील बनाई, इतिश्री की और टॉपिक ओवर। रील रोग और छपास प्रेम ने कुछ नेताओं को झंझोड़ा, लेकिन वो नेता अपने ही घेरे में फंस वाहवाही की बजाय ट्रोल का पात्र बनकर रह गए। दरअसल शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री की तेल बचत करने के आह्वान का भाजपा मंत्री गणेश जोशी पर इतनी जल्दी असर हुआ कि वो स्कूटी से ही निकल पड़े। लेकिन इस जल्दबाजी में वो एक चीज भूल गए कि जिस स्कूटी से जा रहे हैं उसका ना तो इंश्योरेंस है और ना ही पोल्यूशन सर्टिफिकेट। ऊपर से कार में कैमरामैन बिठाकर खुद बिना सही कागजात वाली स्कूटी लेकर शक्तिमान के माफिक निकल पड़े। यकीनन सोचा यही होगा कि तारीफ होगी, मीडिया में वाहवाही होगी, लेकिन हो गई फजीहत। अब यहां सवाल मित्र पुलिस से भी बराबर बनता ही है। इस गलती पर मंत्री महोदय का कितने का चालान कटा भी कि नहीं? अकेले उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ही नहीं, बल्कि भाजपा के कई नेता इस समय अपनी ऐसी हरकतों से पूरे देश भर में ट्रोल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने तो प्रधानमंत्री की अपील की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियों का जो वीडियो सामने आया है वो अपने आप में इसकी गवाही दे रहा है। भाजपा के डोईवाला विधायक तो वीडियो बनाने के लिए पूरी खाली बस ही ले आए। गणेश जोशी से सीख लेकर योगी के मंत्री मुजफ्फरनगर के भाजपा विधायक कैमरामैन और गनर लेकर रील बनाने रेल में ही पहुंच गए। मंत्री कपिल देव अग्रवाल पूरे डब्बे में कैमरामैन और गनर लेकर अकेले यात्रा करते दिखाई दिए। मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री की अपील भाजपा नेताओं को तेल बचाने से ज्यादा रील बनाने का अवसर लगने लगी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 3 दिन में 2 बार स्कूटी पर ऐसे अवतरित हुए मानो सचिवालय नहीं शूटिंग का सेट हो। मजेदार बात यह रही कि इस बार भी स्कूटी उनकी अपनी नहीं निकली। पता चला स्कूटी भी उधार की और स्टंट भी प्रचार वाला। लगता है दिल्ली दरबार में नंबर बढ़ाने की ऐसी जल्दी है कि मंत्री जी कुछ भी करने को तैयार हैं।
जनता गड्ढों में फिसल रही है, लेकिन सरकार के मंत्री कैमरे के एंगल सेट करने में व्यस्त हैं। हाल ये है कि अब ये लोग नेता कम कंटेंट क्रिएटर ज्यादा लगने लगे हैं। एक तरफ जनता पेट्रोल डीजल गैस की दाम देखकर बाइक में धक्का मार रही है, दूसरी तरफ नेताजी सादगी की रील बनाने ऑटो, स्कूटी, ट्रेन और बसों में चढ़ रहे हैं। पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे तेल बचाओ अभियान नहीं बल्कि रील बनाओ अभियान चल रहा है। यहाँ असली मकसद तेल बचाना कम और सोशल मीडिया पर देखो हम कितने जमीन से जुड़े हैं ये दिखाना ज्यादा है। आजकल राजनीति में काम कम, कैमरा एंगल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। नेता ऑटो में बैठते हैं लेकिन पीछे एसी गाड़ियों का काफिला चलता रहता है। फोटो में सादगी दिखती है, जमीन पर पूरा सरकारी तामझाम। जनता भी अब समझ रही है यह त्याग नहीं, पब्लिक रिलेशन का पेट्रोल पंप है, जहां दिखावे का तेल भरकर वायरल होने की गाड़ी चलाई जाती है। मजेदार बात यह है कि लाखों रुपए का वेतन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, हर महीने क्षेत्र भ्रमण के लिए भत्ता लेने वाले लोग जब स्कूटर, सिटी बस, साइकिल पर रील बनाएं तो समझ जाना चाहिए कि असल में ये तेल बचाओ अभियान नहीं, फोटो खिंचवाओ और वायरल हो जाओ योजना चल रही है। असल में ईंधन बचाना है तो सिर्फ कुछ दिन या सिर्फ रील बनाने से ईंधन नहीं बचेगा। इसके लिए कोई ठोस शुरुआत करनी होगी और जनता से पहले सरकार को खुद इसकी अगुवाई करनी पड़ेगी। पड़ोसी राज्य हिमाचल ने पेट्रोल डीजल के किफायती इस्तेमाल की नजीर पेश की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू डीजल पेट्रोल की बचत के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रयोग करते हैं और सिर्फ अभी से नहीं बल्कि काफी पहले से, जबकि भाजपा नेता जयराम ठाकुर के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी होते हुए भी उसका उपयोग वो नहीं करते। ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना लागू की है। इस योजना से गाड़ी खरीदने वालों को 20 लाख की गाड़ी पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है और अगर कोई गाड़ी आजीविका के लिए खरीद रहा है तो उस गाड़ी को सरकारी विभाग में 75,000 रुपए प्रति माह पर अटैच किया जा रहा है। ठीक वैसे ही 15 लाख की गाड़ी पर 7.50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है और गाड़ी को विभाग में 50,000 रुपए प्रति माह पर अटैच भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में लगभग 100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। अतिरिक्त गाड़ियों के लिए जल्द ही नया टेंडर भी जारी किए जाने की बात सरकार कह रही है। वर्तमान में HRTC में पहले ही 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा चुकी हैं और अब 1000 बसों का टेंडर जारी किया गया है। ऐसे कुछ प्रयास होंगे तब जाकर ईंधन की खपत को कम किया जा सकता है, ना कि एक दिन में ही रील बनाकर। खैर, नेता रील बनाते रहें, फेमस होते रहें, छपास का रोग यूं ही जारी रहे। बस हमारे इस हफ्ते में तो इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।